बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। आज की जो अहम और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। सोहेल बड़ाइच साहब एक पाकिस्तान के बड़े नामवर सहाफ़ी हैं। उनके कॉलम्स वैसे ही मैं तो बड़े शौक से पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, लेकिन उनके जो रीसेंट कॉलम्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े इंस्ट्रक्टिव हैं। और उनसे कुछ बातें जो मैं अख्ज़ कर पाया हूँ, जो उनका लेटेस्ट कॉलम है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत भी मिल सकती है। जो हालात उन्होंने पेंट किए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मियां नवाज शरीफ ने आज जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू तो बहुत ज़बरदस्त है, यानी गुफ्तगू बड़ी तगड़ी है। लेकिन मसला ये है कि वो गुफ्तगू बहसियत एक इरादे या ख्वाहिश के तो की जा सकती है, लेकिन क्या उसका काबिल अमल होना मियां नवाज शरीफ के लिए या मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए अच्छा है या नहीं है। क्योंकि बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाब अगर आप हासिल करने बैठ जाएं तो शायद जवाब तो मिल जाता है, लेकिन जवाब के साथ कुछ और भी आता है, और वो आता है बहुत सारा बैगेज। और जब बैगेज होता है तो फिर उससे बहुत सारे मज़ीद सवालात जन्म लेते हैं। जब मज़ीद सवालात जन्म लेते हैं तो फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं मिल सकता। जवाब होता ज़रूर है लेकिन दिया नहीं जाता। लेकिन जब आप इंसिस्ट करते हैं तो जवाब नहीं मिलता, लेकिन उसके साथ फिर बहुत सारी चपकलिश शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है शख्सियात के बीच में, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। ज़रा उस पर भी आज के व्लॉग के अंदर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कुछ और ख़बरें भी हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, अकबर एस बाबर साहब की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, एंड राइटली सो। मेरे ख्याल में जो तमाम खदशात थे हमारे, उसके बावजूद उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने इसको एंटरटेन नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन को अगर अपनी सैंक्टिटी उन्होंने जो इंश्योर करनी है और अपनी क्रेडिबिलिटी इंश्योर करनी है तो अच्छी बात है, उनको ये मौक़िफ़ यही रखना चाहिए, कानून के मुताबिक हो, कानून के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जो मामलात है उस पर भी बात करेंगे। जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो रेवलेशन दी है अंसार भाई साहब ने अपने कॉलम में, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। वो क्योंकि बाजवा साहब इस वक्त रिटायर्ड है, लेकिन बाजवा साहब के बारे में ये मशहूर था कि वो सियासत के अंदर और सियासी मामलात के अंदर बड़ी शौक़ से उनकी मदाखलत होती थी, और वो समझते भी थे। बहसीत आर्मी चीफ़ 6 साल इस मुल्क के आर्मी चीफ़ रहे, और उनकी दस्तरस हर तरह की मामलात पे, हर तरह के महकमे के अंदर, हर तरह के सियासी मामलात के अंदर थी। तो उनको एक्सपीरियंस भी बहुत है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ शुरू किया, फिर नासिरुल मुल्क साहब आए, फिर खैर खकान वाइस साहब आए, फिर नासिरुल मुल्क साहब आए, फिर इमरान खान साहब आए, फिर शहबाज शरीफ साहब आए। तो उनके पास बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का एक्सपीरियंस रहा है। बहसीत आर्मी चीफ वज़राए आज़म थे डील करने का। उस पर भी बात कर लेते हैं कि बाजवा साहब इमरान खान साहब की तरफ जब जाएंगे, और अगर साइफर केस में वो पेश होते हैं, तो वो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने क्या बातें बताई हैं अंसार भाई साहब को भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सोहेल बड़ाइच साहब ने जो अपने कॉलम में लिखा वो बड़ा दिलचस्प है। वो इसलिए है कि सोहेल बड़ाइच साहब का कहना यह है कि अब तक इंतखाबात की जो सूरत हाल नज़र आ रही है उनमें दही इलाकों में नून लीग को वाज़े वॉक ओवर मिल रहा है, और उसकी वजह उन्होंने बताई है। देखिए, बेशक वॉक ओवर कैसे, मेरा तजिया तो ये कहता है कि वहाँ पर भी बड़ा टफ कंपटीशन है, लेकिन जो उन्होंने एनालिसिस दिया है वो समझ में इसलिए आता है कि वो ये कहते हैं कि जो रिवायती हरीफ थे मुस्लिम लीग नून के, टिकट होल्डर्स या और लोग, वो या तो पीटीआई छोड़ चुके हैं, या जो टिकट होल्डर्स हैं उनका पता ही कोई नहीं है, या पता होगा ही नहीं। तो जब ऐसा नहीं होगा, वो लोग वहाँ पर नहीं होंगे, तो फिर वॉकओवर ही मिलना है मुस्लिम लीग नून को। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 90% इस बात के एकदम एक जो है चांसेस हैं कि मुस्लिम लीग नून को एक सिंपल मेजॉरिटी तो कम से कम मिल जाएगी, जबकि पता नहीं शायद 2/3, लेकिन 2/3 नहीं लगता, सिंपल मेजॉरिटी तो लगता है मिल जाएगी। साथ उन्होंने ये कहा है कि 10% चांसेस इस बात के हैं, और उस 10% को उन्होंने कहा है अपने कॉलम में भी कि रद्द नहीं किया जा सकता। वो ये कि अगर हालात नरम हो गए तो। अब आज की तारीख में मैं आपको वही दफ़ा बता रहा हूँ, आज की तारीख में तो हालात नरम होने का दूर दूर तक कोई इशारा नहीं है। इस वक्त कोई चांस नज़र नहीं आता कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए कोई हालात नरम हो जाए, क्योंकि हालात नरमी ये होती है कि गुंजाइश मिल जाएगी। इस वक्त तो जो एक मामला है उसमें भी पता चल जाएगा। अभी रिसेंटली जो रिटर्निंग अफसरान तैनात होंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तैनात होंगे, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी से होंगे, मुख्तलिफ सूबों के अंदर होंगे, सिविल ब्यूरोक्रेसी से आएंगे। वो कितनी इम्पार्शियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, कितनी इंडिपेंडेंस और कितनी शफाफियत इलेक्शन वाले दिन इंश्योर कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन उसी सूरत में होगा, जो मेरा नुक्ता नज़र है या मेरा जो इसके अंदर ओपिनियन है, अगर उसके मतलूबा नतायज सामने मिल रहे हों। अगर इलेक्शन के मतलूबा नतायज ना ही मिलने हो तो फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या है। हमारे मुल्क में तो इलेक्शन देखे, पहले तो गैर आइनी तौर पर डिले हुआ,
अब तक होता रहा तो आगे भी हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं ये इसलिए कहता हूँ, शायद बहुत से लोगों को एतराज़ भी हो, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद इतनी ओपन और ब्लंट बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो जब मतलूबा नताइज पता चल जाएंगे या पता लग रहे होंगे, मेरे ख्याल में इलेक्शन उसी सूरत में हो रहा है। अब मुस्लिम लीग नून जो बात कर रही है, मियां नवाज शरीफ साहब जो आज फरमा रहे हैं, मैं उस पर ज़रूर आता हूँ, लेकिन इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि मैं अकेला नहीं, मुल्क के जितने बड़े, मैं तो हर अभी समझता हूँ कि उस सफ़र में हूँ, लोग मुल्क के जयद हैं जर्नलिस्ट बड़े, उनकी ओपिनियन भी ये है कि मुस्लिम लीग नून को वॉक ओवर या मेजॉरिटी उसी सूरत में मिलेगी जब तहरीक इंसाफ मंजर आम पर नहीं होगी या बिल्कुल रिड्यूस्ड हो जाएगी, हालात तंग हो जाएंगे। इस वक्त जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की वो बड़ी दिलचस्प है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं कि हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें एहतसाब करना है, एहतसाब चाहिए। अच्छा, जब वो एहतसाब की बात करते हैं तो बहुत से लोग बार बार ये कहते हैं कि जी ये गुफ्तगू तो पहले भी की थी। याद रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया था कि काम ऐसे नहीं चलेगा, और लंदन में उन्होंने कहा था तो शहबाज शरीफ साहब को फ़ौरन जाना पड़ गया था, बकौल उनके वो भागकर जहाज़ पे वापस लंदन तशरीफ़ ले गए, और बड़ी टेंशन। और ये मैं आपको बताऊं कि ये तज्जिया या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है कि एक टेंशन क्रिएट हुई थी, और इस्टेब्लिशमेंट को भी मियां नवाज शरीफ साहब की बात अच्छी दुरुस्त नहीं लगी थी, जिससे टेंशन क्रिएट हुई थी। और शहबाज शरीफ साहब ने फिर चीज़ों को ठंडा किया, और मियां नवाज शरीफ साहब को भी एवेंचुअली, मियां नवाज शरीफ साहब का यही बयान है या उनका मौक़िफ़ ये था कि भाई बहुत हो चुका, ठीक है, अब इस मुल्क को आगे लेके जाना है और अंदरूनी लड़ाइयों में नहीं पड़ना। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब को जो मेरी मुलाकात हुई थी और जो मैं उनसे लंदन में मिला था, उस मुलाकात के बाद जो मैंने आपको व्लॉग किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब उधर ही मौजूद हैं। वो उसी जगह पर खड़े हैं जहां वो 2017 में थे, जब उनको हुकूमत से निकाला गया, फिर उनको नाअहल किया गया, उनको सज़ाएं दी गई। वो ज़ख़म उनका नहीं भरता। आज भी वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने खिलंडरे को जो ले आए और मुल्क के साथ ये कर लिया, जनरल फैज़ साहब का नाम भी उन्होंने लिया, उनका एहतसाब कौन करेगा? क्या उनसे पूछा नहीं जाएगा कि ऐसा क्यों किया? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की बात एक नहीं बल्कि 100 नहीं बल्कि 200 2000% दुरुस्त बात है कि वाकई सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में, क्योंकि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं अब भी कहूँगा, हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। यहाँ जवाब तलबी बदकिस्मती से सिर्फ सियासतदान की होती है, सियासी जमातों की होती है। इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर थी, ताकतवर है और ताकतवर रहेगी, और उनसे सवाल नहीं पूछा जाता इन प्रोजेक्ट्स का जो उन्होंने किए हैं। अब वो प्रोजेक्ट इमरान खान भी बाजवा साहब का उनके दिल के बड़ी करीब प्रोजेक्ट था। क्या बाजवा साहब से, बेशक आज का जो इदारा है या आज जो इदारा है और उसकी लीडरशिप है वो बिल्कुल एग्री नहीं करती बाजवा साहब ने जो किया। जैसे बाजवा साहब जब आए, या जो आज की इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल एग्री नहीं करती कि मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने क्यों मार्शल लॉ लगाया था और सियासत में क्यों आ गया, क्यों इस मुल्क के अंदर 8 साल वो काबिज रहे। ना ही कोई जनरल ज़िया की दौर को अच्छा कहेगा कि क्यों जनरल ज़िया काबिज रहे इस मुल्क के ऊपर, ना ही याह्या खान को कोई अच्छा कहेगा। लेकिन मसला ये है कि ये लीडरशिप्स चेंज होती रही फ़ौज के अंदर, मॉडल चेंज हो गया। अब डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं था, जब मुशर्रफ साहब के वक्त के बाद जो वक्त आया उसमें मुख्तलिफ हो गया, इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार मुख्तलिफ कर दिया। अब जो बाजवा साहब की अप्रोच थी, यकीनी तौर पर इदारा उनसे एग्री नहीं करता और बिल्कुल उसका साथ भी नहीं देगा, लेकिन बाजवा साहब से इदारा कभी ये पूछेगा नहीं बदकिस्मती से कि जनाबे वाला ये प्रोजेक्ट आपने क्यों किया। उनके पास अगर पूछा भी जाएगा तो उनके पास एक जवाब होगा, और वो जवाब हर चीज़ पर हावी है कि भाई हमने तो मुल्क के मफाद में किया, नेशनल इंटरेस्ट में। अब मेरी तो इतनी औकात है नहीं भाई, मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरी क्या बिसात है कि मैं किसी से पूछूं कि नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन किसके पास है और असल उसकी जो ओनरशिप है, मलकियत, वो किसके पास है। अब ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल ये उनको बात जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसूली तौर पर दुरुस्त बात है, सारों को जवाब देना चाहिए जी। ये क्या हुआ मियां नवाज शरीफ को, जिस तरह से अब वो जज साहबान जो थे, जितने साकिब निसार साहब और ये सारे जो थे, इन्होंने जो कुछ किया, जिस तरीके से एक वज़ीर आज़म को निकाला, उसके ऊपर, उस जजमेंट के ऊपर आज के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने एक तकरीब के अंदर कहा, उन्होंने कहा, मैं नहीं कहूँगा ये जजमेंट क्या है, लेकिन उन्होंने कहा ये जजमेंट है कि जिसके अंदर एक वज़ीर आज़म को इसलिए निकाला जाता है कि उसको तनख्वाह मिलनी थी, उसने वो तनख्वाह ली नहीं, और कहा गया कि क्योंकि आपने वो तनख्वाह ली नहीं लेकिन डिस्क्लोज भी नहीं की, तो इसलिए आप अच्छे मुसलमान नहीं हैं।
62(1) के तहत आपको फारग किया जाता है। ये अल्फाज काजी फैसल साहब के हैं। अब आप मुझे बताएं, जिस मुल्क में इस तरह का इंसाफ हो, पनामा का केस और पनामा के जो शहजादे थे, जो GIT जो थी, वो GIT वाले कहाँ रहे जो लोग फूल फूल के लोगों को बताते थे वॉल्यूम 10 वॉल्यूम 10, वो जो MLAs लिखी हुई थी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की चीज़ें, क्या निकला उनमें से? कुछ चिट्ठियाँ तो बताएं, पढ़ाएं तो सही, दिखाएं तो सही उसके अंदर लिखा क्या था। ये तो बताएं कि ये जो सारा कचरा है, एक केस के अंदर आके कहते हैं हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो साबित करे कि मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है फलानी कंपनी से या फलाने फ्लैट से। अच्छा जी, फिर सजा किस चक्कर में दी है जी? वो जी वैसे ही मत दे दी हमने जी। अल अजीज़िया के अंदर भी कोई डॉक्यूमेंट तो दिखा दो भैया कि साबित करो कि ये अल अजीज़िया मियां नवाज शरीफ ने ये चोरी के पैसे से ली, हिल मेडल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये नवाज शरीफ ने ये किया, फलाने ने ये किया। और मैं कहता हूँ जी, कोई सच्चा कादर नहीं, सब ने कोई ना कोई बंगलिंग अपनी की भी होगी, लेकिन आपने एक वज़ीर आज़म को फारग किया है ना, उसको निकाला है, सब कुछ किया है, तो ज़रा बता भी दें, फिर साबित तो कर दें यार, किसी ना किसी जगह जाके तो साबित करोगे भाई। लेकिन अगर नहीं कर किया और नहीं किया जा सकता तो फिर इससे तो होता है। अब क्या हर बंदा झूठ बोल रहा है? अब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को का क्या ताल्लुक है किसी जमात से, किसी सियासी जमात से? उन्होंने कहा कि भाई मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, उन्होंने आके रावलपिंडी बार में खिताब कर दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। बाकी आज मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन मैं मियाँ साहब को कहूँगा, मियाँ साहब आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा ना कि चंद जवाब ऐसे हैं जो कि दिए नहीं जाते। जवाब होते हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं। लेकिन फिर जब मिलता है तो वो जवाब नहीं मिलता, वो बहुत ज़्यादा बैगेज मिल जाता है, और बैगेज से फिर चपकलिश शुरू हो जाती है, टेंशन शुरू हो जाती है, और फिर लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई में, और इस लड़ाई में जीतती हमेशा इस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान नहीं जीत पाता, ना जीत सकता है। कम से कम मुझे अपनी लाइफ टाइम पे तो कुछ तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये बात बड़ी क्लियर है जी। अब ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब सारों को कह रहे हैं कि जी हमें वो जिन लोगों ने किया, भाई नहीं मिलेगा आपको एहतसाब, नहीं देगा कोई जवाब। इमरान खान से पूछ लें, उनसे सवाल पूछें, उनसे पूछें ये 190 मिलियन और फलाना और ये और वो जो भी कुछ है उनसे पूछें, उनसे जवाब ले लें। बाकी कोई जवाब नहीं देगा आपको। और मेरे ख्याल में जो सवाल आप रिपीटेडली करें और उसका जवाब ना मिले तो शायद कुछ मामलों में बेहतरी यही होती है कि इंसान खामोश हो जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, उनको लगेगा भाई मुझे तो रोल दिया, मेरे ख़ानदान के साथ इतना मेरा ट्रायल किया, पब्लिक ट्रायल अलहदा किया, मीडिया ट्रायल अलहदा किया, मेरी खदेड़ दिया मेरे पूरे ख़ानदान को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के। ये बात तो कोई नहीं ले सकता ना मियाँ नवाज शरीफ से कि वो अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे बेटी को साथ लेके। और कहाँ आए थे? क्या आप किसी जॉयलैंड में गए थे? भाई जेल गए थे। ये बात तो कोई नहीं ले सकता उनसे। तो जो शख्स अपनी बीवी को, मरती हुई बीवी को छोड़ आए कि भाई मुझे सज़ा हो गई है, मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, और वो बेटी को भी ले जाए, आप हम सब बच्चों वाले ज़रा सोचें ना, अपने ऊपर अप्लाई करें। अब मुझे आप बताइए, क्या इन चीज़ों का जवाब है? जवाब मांगना ज़रूर वो मांग रहे हैं, ठीक है, उनका राइट बनता है, लेकिन मिलेगा कभी नहीं भाई, बदकिस्मती से। अब मैं आपको ज़रा जाते जाते ये बता दूँ कि अंसार भाई साहब ने जो खबर दी है कि इमरान खान साहब को जब बाजवा साहब ने बताया, बाजवा साहब से ज़ाहिर बात है अंसार भाई साहब क्योंकि बड़े बाअसर और बड़े रिसोर्सफुल साहबी हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अपना उन्होंने जो एक कॉलम लिखा है, एक स्टोरी लिखी है, उसके अंदर उन्होंने बातें बड़ी खुलकर बताई हैं। और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने साइफ़र को क्यों नज़रअंदाज किए रखा। उन्होंने ये भी बताया इस कॉलम के अंदर कि बाजवा साहब ने कि जी अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन से पाकिस्तानी सफ़ीर के तवसत से वजारत ख़ारजा को साइफ़र मिलने के 3 दिन बाद यानी 11 मार्च 2022 को जनरल बाजवा ने यह मामला इमरान खान को पेश किया था, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इस दिन पाक फ़ज़ाइया ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने फ्लीट में J-10 सी लड़ाका तैयारा शामिल किया था, जिसके तकरीब कामरा एयरबेस पर हुई। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ़, एयर चीफ़ और सारे शामिल थे, और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद भी शामिल थे, और कुछ वफाकी वज़रा भी तकरीब में। ज़राए के मुताबिक तकरीब के दौरान जनरल बाजवा को वज़ीर-ए-आज़म से साइफ़र और पाकिस्तानी सफ़ीर की राय और मामले की हसासियत के हवाले से बात का मौका मिला। ताहम इमरान खान ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दिया, जबकि आज़म खान उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान देखें तो उसके मुताबिक इमरान खान साइफ़र के साथ खेलने के हवाले से अपना जहन पहले ही बना चुके थे। अब ये मैं आपको बताऊं, वो एक ही बात पर इंसिस्ट करते हैं इमरान खान का किसी तरह फ़ौज उनकी मदद करे और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए।
और फिर वो जो लेट्स प्ले विद इट है वो तो आपके सामने है। छोड़ दें सज़ा कितनी होती है क्या नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर ना ये तो अभी एक अकाउंट है ना, इसके अंदर कोई नहीं है कि इमरान खान साहब सारों से ज़्यादा सच्चे थे या सारों से ज़्यादा दुरुस्त थे। ये वक्त बताएगा, अभी तो कुछ नहीं, आगे वक्त बताएगा कि इमरान खान साहब ने भी कितनी गलत बयानियाँ की हैं या कितना झूठ बोला है, कितनी जगह द्रोहगोई की है, कितनी जगह हक़ाइक़ को मस्ख़ किया है। लेकिन ज़ाहिर बात है सियासत करनी थी, अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करनी थी, कर ली। इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा जी। दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह आपसे। बहुत शुक्रिया।